नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम मुद्दा में बात करेंगे कौन बनेगा महामहिम पर। राज्यसभा चुनाव के बाद अब देश की नज़र नए महामहिम के चेहरे पर टिकी है। हर किसी को इंतजार है कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जो राष्ट्रपति पद का सबसे प्रबल दावेदार होगा। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो अभी तक किसी चेहरे पर उसने मोहर नहीं लगाई, लेकिन जल्द ही वो अपने तस्वीर साफ जरूर करेगा। वहीं सत्ता पक्ष से ज्यादा गहमा गहमी विपक्ष के पाले में नजर आ रही है। 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी। 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए एक बैठक की, जबकि दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की ममता बनर्जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं से संपर्क किया। भाजपा ने राजनाथ सिंह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। इस चुनाव में लेकिन सबकी जो नजर है वो बिहार पर टिकी है, क्योंकि एनडीए को अगर नीतीश का साथ मिलेगा तो फिर बम्पर जीत होगी और नीतीश खेला करते हैं तो ये अंतर काफी कम हो जाएगा। चलिए जरा बिहार को भी समझ लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा मिलाकर कुल 56 सांसद हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के 243 विधायक हैं। इन सभी के वोटों के लिहाज से बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का साथ दे तो बीजेपी नीत एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को बिहार में महागठबंधन से दोगुनी वोट मिल जाएंगे। अगर जेडीयू साथ देता है एनडीए का। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 है। इस तरह विधायकों के सभी वोटों की कुल वैल्यू 42,039 है। वहीं राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू देश भर में 700 है। इस प्रकार बिहार के सांसदों के वोट का मूल्य 39,200 है। गणना के मुताबिक बिहार के पास राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों मिलाकर कुल 81,239 मूल के वोट हैं। मालूम हो कि इस चुनाव में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं, जहां सिर्फ राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस और आरजेडी के सुर अलग नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को जोड़कर देखें तो इनके कुल वोटों की संख्या 24,103 होती है। इनके साथ अगर एआईएमआईएम भी आती है तो कुल वोट वैल्यू 24,968 हो जाते हैं। वहीं एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम और रालोजपा को मिलाकर वोटों की गणना करें तो वोटों का मूल्य 55,398 हो रहा है। इस तरह एनडीए के पास महागठबंधन से दोगुने से भी ज्यादा वोट हैं। वहीं लोजपा यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो एक सांसद के वोट की वैल्यू भी 700 है। देखना होगा कि लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो इस समय उनके चाचा देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो चुनाव में किसका पक्ष लेती है, इसको भी हमें समझना होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे। प्रभात रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राम प्रकाश पांडे टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कितना लग रहा है आपको कि यह आंकड़ा आप आराम से छू लेंगे? लेकिन अगर आपके सहयोगी दल जरा भी खेला करते हैं तो आपका अंतर कम हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इसको? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रविंद्र जी। बिल्कुल आसानी से सेल शुरू हो जाएगा। और कहीं वैसे हम सबको मिला जुला कर ले, इसके लिए हमने माननीय राजनाथ सिंह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को अधिकृत किया है बात करने के लिए। और अगर सब मिलजुल कर निर्विरोध करते हैं किसी का चयन तो और अच्छी बात होगी। और कहीं कुछ खेला करते नजर आए तो जीत का अंतर काफी कम हो जाएगा। दो पार्टियां अगर नवीन पटनायक की बात करें और जेडीयू की बात करें, उनसे अगर सहमति बनती है तब तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर जरा भी 19-20 होता है तो दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, जीत तो अंतर्गत होनी है जी। अंतर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी के परिदृश्य में कोई भी आदमी हमारे साथ दाएं बाएं का खेल खेलेंगे। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर किसी ने नाराजगी दिखाई तो आपको दिक्कत होगी।
और ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले 2024 समय में कौन आपके साथ खड़ा, कौन नहीं खड़ा है। रविंद्र जी, 2024 का डंका तो बज चुका है। 2024 में तो 2019 से भी प्रचंड बहुमत से हम वापसी करने जा रहे हैं। तो उनको मनाएंगे कैसे? जेडीयू में नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी नाराजगी बार बार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनकी ये भरपाई नवीन पटनायक की बीजेडी कर पाएगी अगर ऐसा होता है? देखिए, अब वह तो नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं है जी। हैं तो हमारे साथी, सरकार तो हमारे सहयोग से ही चला रहे हैं। तो ऐसी कोई नाराजगी थोड़ी है कि वो बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई में आ गए हैं जी। लेकिन अगर कुछ उनकी मंशा है, कुछ उनका अपना दृष्टिकोण है तो देखी जाएगी। उस पर उनको मनाने की कवायद होगी, मनाने की कोशिश होगी। और मुझे नहीं लगता कि हमारे से लीग से हट के वो कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। ठीक है प्रभात रंजन जी। सबसे बड़ी बात, जी। जो ओपोजिशन का कुनबा जो इकट्ठा हो रहा है, इनमें तालमेल ही नहीं बैठ पाएगा। आप देखते तो जाइए। यानी आप तालमेल बैठा लेंगे। प्रभात रंजन जी, कोई नाराजगी है या बिल्कुल साफ, एकदम ट्रेन एकदम साफ जाएगी डबल इंजन की? बिहार में डबल इंजन की सरकार चलती है और पूरी तरह से और जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी की जो रिश्ते हैं मधुर रिश्ते हैं और प्रत्येक हम लोग जहाँ भी जो आवाज उठा रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं, बीजेपी उसको मानते चली जा रही है, मान भी रही है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि आपस का सामंजस्य कैसा है, सहयोग, समन्वय और समझौता। राज्यसभा चुनाव के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था तो उसमें तो नाराजगी साफ हो गई थी, मधुर रिश्ते कितने हैं सब सामने आ गया था। तो वो चीजें यहाँ भी दिखाई देंगी या फिर? देखिए, अब पता नहीं, आप लोग एक बात तो मुख्य बात है वो नहीं समझ पाते। जनता दल यूनाइटेड का अपना एजेंडा है, उसकी अपनी नीति। हम जब बीजेपी के साथ आते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आते हैं और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही हम लोग कार्य करते हैं। मतैक्य होता है, उन चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सरकार गठन से पहले बहुत सारे मुद्दों पे हम मत दिख रहे थे। बीच बीच में कुछ अन्य मुद्दे आते हैं जहाँ पे सहयोग की अपेक्षा की जाती है और हमारी सहयोगी पार्टी के द्वारा सहयोग भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हमारी नीति, ठीक, अपनी नीति, जनता दल यूनाइटेड का अपना एक अलग एजेंडा है जिस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बिहार की जनता की हितों के लिए कार्य करते हैं। ठीक। बिहार से ये बढ़कर अरुणाचल में भी है, अलग अलग राज्यों में भी जहाँ हमारे एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा। निसंदेह सारे चीजों पर हमारे वहाँ नहीं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मतैक्य ना होने के कैसे और किस प्रकार से किसी भी सरकार को चला रहे हैं। जी। जहाँ तक बात राष्ट्रपति का देखा समझ भी रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती कि पूरा देश के एक राष्ट्रपति है, जहाँ अप्रत्यक्ष लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि चेहरा कौन सा तय किया जाता है, चेहरे को देखकर भी वोट दिया जाता है। मैं वही आ। तो जब यहाँ पे की लोकसभा के, राज्यसभा के और विधान के विधायक दल के एक होकर के चुनाव जब मत अपना प्रदान करते हैं तो कहीं न कहीं की नजर कैंडिडेट की, आखिर कौन कैंडिडेट, किस गठबंधन से कौन से प्रत्याशी खड़े। ठीक है प्रभात रंजन जी, थोड़ा सा आवाज़ आपकी रुक रुक कर हम तक पहुंच रही है। हम आगे भी आपके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राम प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए, नेता टीएमसी। राम प्रकाश पांडे जी, महागठबंधन की बात कही जा रही है, एकजुटता की भी बात कही जाती है, कई दफ़ा मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन उसमें एकजुटता और गठबंधन कहीं नज़र नहीं आता, उसमें गांठ नज़र आती है। अब चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, उसको लेकर भी आपने एक बैठक बुला ली कि अपनी कम से कम औपचारिकताएं तो पूरी कर दी जाए, लेकिन किस तरह से चुनेंगे आप लोग अपना चेहरा, और या सिर्फ औपचारिकता ही निभाएंगे, कुछ खेला भी करेंगे? खेला तो हो ही रहा है। देखिए, एक दो दल नहीं आए हैं, बाकी सब दल आए हैं और हमारी तरफ से हमारी वो सुप्रीमो में कुछ नाम भी बताए हैं। संगति बनेगी और
आगे की तरफ हम उसी तरफ से चलेंगे, क्योंकि चेहरा हमारी तरफ से ने बता दिया है हमारी मुख्यमंत्री ने। उस चेहरे के ऊपर आशा है कि सबकी समृद्धि बनेगी। तो आप जिन पर मोहर लगाना चाहते हैं उन्होंने तो मना कर दिया, शरद पवार जी तो बिल्कुल किनारे हो गए। अब नया चेहरा कौन सा चुनते नजर आएंगे? और दूसरी चीज, जिन दलों की आप बात कर रहे हैं वो दल तो मेन थे, अगर उनमें से एक भी दल इधर उधर हुआ तो उनका जो अंतर है जीत का बढ़ जाएगा। गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी हमारे मुख्यमंत्री ने नाम दिया है, तो सहमति बन सकती है। नाम अच्छा नाम है और प्रभावशाली नाम है। उनके नाम पर तो पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो यह नाम सिर्फ सजेस्ट कर दिए जाए, लेकिन उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा ये भी देखना होगा। तो सही है, तो नाम हमारी तरफ से मुख्यमंत्री ने दिया है, 4 नामों का उन्होंने प्रस्ताव दिया है जी। अब 4 नामों से एक नाम का निर्वाचन हो, क्योंकि ये निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्वाचन है। भारत के प्रथम नागरिक का निर्वाचन है। सोच सोच करके नाम निर्वाचित करके हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है, सहमति बनेगी। और अभी तक तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले ही नहीं है, भले हमारी मुख्यमंत्री से बात की है राजनाथ सिंह जी ने, तो उनके पत्ते खोलते ही तो विपक्ष धराशायी होता है, जितनी रणनीति आपकी फेल हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन होगा महामहिम देश का अगला, इस विषय पर चर्चा, लेकिन साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अगर कुछ गड़बड़ करती है तो जीत का अंतर ज़रूर कम होगा। लेकिन आश्वस्त नज़र आ रहा है सत्ता पक्ष की वो नीतीश कुमार भी उनके साथ जाएंगे। साथ ही साथ जिसको महागठबंधन अपने साथ समझ रहा है, क्या वास्तव में वो भी उनके साथ नज़र आएंगे या फिर अंदर ही अंदर कुछ और भी घालमेल हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि अगला महामहिम कौन होगा, कौन सा दल किसके साथ जाएगा, जो आपकी ताकत नज़र आ रही है क्या वास्तव में आपके साथ खड़े हैं वो लोग, अपनी अपनी नाराज़गी, लेकिन चेहरे पर बनेगी बात और कौन सा चेहरा सामने आएगा मुहिम का, ये देखना होगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रभात रंजन जेडीयू की तरफ से और राम प्रकाश पांडे टीएमसी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम बात करें एनडीए की तो 4,97,715 कुल वोट हैं, लेकिन जो वोट ज़रूरत है 43,000 मूल के वोटों की अभी भी आपको ज़रूरत है। ऐसे में 2 दल हैं जो अगर सहयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ जाएगा और आप जीत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। बीजेडी के पास 31,686 वोट हैं, मूल्य के वोट हैं। वाईएसआर के पास 43,450 मूल्य के वोट हैं। ये अगर साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर आप उस आंकड़े को छू सकते हैं। लेकिन 19-20 भी होता है तो किस तरह की तस्वीर होगी, और इसको लेकर अभी तक क्या लगता है कि एक पॉजिटिव तस्वीर आपके पास आ पाई है? जिस तरह से राजनाथ सिंह लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबका मत लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले तो हमने 2 आदमी की कमेटी बनाई है जी। अभी उनको 2-4 दिन का वक्त दीजिए। हमको जितने वोट की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा वोट हम इकट्ठा कर लेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हमारा कैंडिडेट भी ऐसा होगा कि उस कैंडिडेट के नाम आने के बाद विपक्ष का मनोबल ही टूट जाएगा। चलिए, और जी, इतने दमदार कैंडिडेट होंगे जिसको सबकी सहमति होगी और महागठबंधन नहीं महागांठ में से भी बहुत गांठ खुल के इधर आ जाएंगे। इसके लिए आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। अभी हमारा मंथन चल रहा है प्रत्याशी के नाम पर। तो अगर देखा जाए तो क्या मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है या कोई और चेहरे पर मोहर लगेगी? क्योंकि जिस तरह से दांवपेच की बात कर रही है, कई नाम ऐसे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन क्या इस एजेंडे में कहीं पर मुस्लिम चेहरा नजर आ रहा है? आलोक जी, चलिए, राम प्रकाश जी, आपके सारे दांवपेच फेल होते नजर आएंगे और आप जो ताकत दिखा रहे हैं, जितना उत्साह आपके गठबंधन में, महागठबंधन में नजर आ रहा है, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, ये कहना है बीजेपी की तरफ से। तो आप कितनी भी जुगाड़ कर लें, आप कितने भी दांवपेच कर लें, कितने भी पत्ते छुपा लें, लेकिन चलने वाली नहीं है आपके।
देखिए बीजेपी के उनका तो हमेशा यही कहना रहता है, हर जगह जाते हैं तो इसी तरह से बोलते हैं। विधानसभा इलेक्शन में भी बंगाल में जब गए थे तो 300 पार का नारा दे दिए थे, किंतु खूब धराशायी हो गए थे। लेकिन वो सफल तो हैं, सक्सेस तो हैं। ने जो नाम बोला, अगर ऐसा प्रभावशाली कोई नाम होगा तो उसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। प्रभावशाली नाम अगर देश के लिए सबसे प्रभावशाली चेहरा है तो दिक्कत क्या होगी? कि तो प्रभावशाली चेहरे का पत्ता तो खोले हो पहले कि है कौन सा चेहरा। लेकिन आपके गणित को तो फेल ही कर रहे हैं ना हर जगह, चाहे किसी भी इलेक्शन की बात हो। वो तो कह रहे हैं कि आप कहीं पर टिक ही नहीं रहे उनके आगे। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नजर कहीं आते नहीं है। तो बातें करने से महागठबंधन मजबूत थोड़ी ना हो जाता है। देखिए हमारी मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी मुहिम को चला के आगे बढ़ती जा रही है, उससे वो चिंताजनक है। उनको चिंता बढ़ रही है, उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। इसीलिए वो अब हमारी मुख्यमंत्री को लेकर उनकी चिंता बढ़ रही है। वो ज्यादा सोचते हैं कि ममता बनर्जी का अगला स्टेप क्या हो। लेकिन तो ममता बनर्जी जी जमीनी स्तर से लड़ी हुई नेतृत्व है। उन्होंने 34 साल के वाम का शासन को उखाड़ फेंका है। तो इस तरह से ही वो लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ती है और उनका मुहिम जारी रहता है। और सामने देखिएगा वो करके दिखाएंगी और उन्होंने हमेशा सफलता पाया है। नहीं, अगर आप एक राज्य को जीत लेते हैं तो पूरे देश पर थोड़ी ना राज कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एक जीत आपने हासिल कर ली है तो पूरी दुनिया आप उलट कर रख देंगे, ये कैसे सोचा जा सकता है? अगर आपको ये लगता है कि एक सत्ताधारी दल जो लगातार जीत की ओर अग्रसर है तो आप किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे? क्योंकि आपके साथ जिनको आप बुलाते हैं, अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं, वही आपके साथ खड़े नजर नहीं आते। देखिए भारतीय जनता पार्टी भी एक बार में नहीं आई है, आस्ते आस्ते आई है। उसी तरह से भी हम एक राज्य से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों से अपनी नीतियों को लेकर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और देश को किस तरह से आगे ले जाए जो वो हमारी विचारधारा हम दे रहे हैं। और आशा है इस विचारधारा पर सहमति सबकी बन रही है और आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है उनके हर कदम पर विजन नजर आता है, एक दूरदर्शिता नजर आती है। महागठबंधन को तो दूरदर्शिता नजर ही नहीं आती है। वो सिर्फ बीजेपी को हराने की तरफ लगे रहते हैं, या बीजेपी अगर किसी चेहरे को लाती है तो उसको कमजोर करने के लिए लगे रहते हैं। एक विजन जो होता है देश के प्रति वो तो दिखाई नहीं पड़ता। ये उनकी सोच है। विजन क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक तो उनका चेहरा आया नहीं है। पहले चेहरा है राष्ट्रपति के लिए, हमारे हमने तो 4 दिए हैं। विजन है तब 4 नाम दिए थे। सहमति बनेगी किसी की। प्रभात हमारा विजन भी थे जी। प्रभात रंजन जी, क्या लगता है? बार बार एक राज्य में ही शासन करते हुए अपने विजन का प्रमाण दिया है। ठीक है, प्रभात रंजन जी, आपसे समझना चाहेंगे इस गणित को। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, उनको लगता है कि एनडीए का खेमा है। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रभात रंजन, ये रामप्रकाश पांडे, क्या लगता है कि जो उनके मंसूबे हैं वो कामयाब होंगे? जिस तरह से ममता बनर्जी लगी हुई हैं अपनी बात को रखने के लिए, वो इस बात में कामयाब हो पाएंगी कि थोड़ा बहुत नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा सकें? देखिए, ये इस बारे में टीएमसी के जो नेता है वही बता सकते हैं कि उनका क्या योजनाएं हैं, वो किन लोगों के साथ जा रहे हैं, किन लोगों से संपर्क में है, या किन लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है। ना हम यूपीए में है, ना हम यूपीए के बारे में बता सकते हैं। हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, एनडीए में। हम एनडीए के बारे में बता सकते हैं, हम जदयू के बारे में बता सकते हैं कि हमारी क्या रणनीति है, हम क्या सोचते हैं और हमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो संपूर्ण राष्ट्र को अपनी एक नजर से देखे। नीतीश कुमार भी तो सपने देख रहे थे, जिनके मन में किसी नीतीश जी के सपने चकनाचूर हो गए। उनका भी एक अपना सपना था कि कहीं ना कहीं इस पद तक पहुंचे। नहीं, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि उनका कभी कोई सपना ऐसा रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है, तो वह एक बेहतर कैंडिडेट होंगे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा है कि वह कैंडिडेट बनना चाहते हैं या उनकी कोई इसमें रुचि रही है। उनका सपना तो बिहार की प्रगति की ओर ले जाना है। बिहार में उत्तरोत्तर विकास हो, लोगों के पास रोजगार की संभावनाओं बढ़ती रहे, इसी क्षेत्र में विकास हो, तो विकास में अमन चैन का विकास की जब नीतीश कुमार उनका विकास की जब बात करते हैं नीतीश कुमार जी, नाराजगी तो उनकी इस बात से है कि जनता की जो उम्मीदें थी वो कहाँ पूरी हुई। विशेष राज्य के दर्जा के लिए कहा था, आज तक मिल गया क्या? लगातार प्रयासरत है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा।
क्योंकि बिहार को विशेष राज्य के जो दर्जा देने की मांग की गई, यूं ही नहीं कहा गया, कोई सेंटिमेंट में नहीं मांगा जा रहा। इसकी जरूरत है, आज बिहार को इसकी जरूरत है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अन्य जो भी राज्य प्रगति किए हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें एक स्पेशल स्टेटस की तरह बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जा सके? सबसे पहले आपको ये समझना होगा ना कि बिहार एक लैंडलॉक्ड देश है जहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। एक लैंडलॉक्ड देश राज्य में, प्रदेश में अगर आप देखेंगे किस तरह से बिहार में विकास किया जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि हम लोग के यहाँ जो लैंडलॉक्ड बंदरगाह जिसको बिहटा में बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा सोचिए। बंदरगाह का आने का आशा मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि कोई हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी नदी या समुद्र का कोई तट है। वहाँ एक डॉकयार्ड, जो स्पेशल डॉकयार्ड बनाया जा रहा है, वह लैंडलॉक्ड एरिया में बनाया जा रहा है। तो आपको मंसूबे देखने होंगे, आपको वहाँ के पूरी प्लानिंग को देखना और समझना होगा। उस प्लानिंग के तहत ही नीतीश जी बढ़ा रहे हैं बिहार के विकास को लेकर के, पूरी तरह से वह कृत संकल्पित है और चल रहे हैं। और बिहार आने वाले समय में किया कि नहीं। आलोक वत्स जी, चलते चलते ये बता दीजिए, थोड़ा सा इशारा दे दीजिए ताकि जनता भी समझ जाए कि आखिर बीजेपी जब पत्ते खोलेगी तो दारोमदार कौन से 3 चेहरे हो सकते हैं। देखिए, ये तो अभी ऊपर के लेवल की बात है जी, अभी उस पर कुछ मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो ये महागठबंधन की बात कर रहे थे जी, टीएमसी के हमारे दोस्त, तो एक संस्कृत में कहावत है, प्रथमा कृषिका मक्षिका पाते। जिसको इन्होंने पहला कैंडिडेट बनाया वही भाग लिए कि नहीं जी मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट जी। अब ये ढूंढ रहे हैं किसी को पकड़ के कि कोई आ जाए भाई। तो इनके पास तो कोई कैंडिडेट अभी बनने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट होगा वो पहले दिन से डिक्लेयर होगा और वो पहले दिन से ही जीत के और आगे होगा और वो राष्ट्रपति बनेगा ही बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महामहिम के चेहरे पर सबकी नज़र टिकी है, देश की नज़र टिकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हो सकती है, या फिर ये भी देखना होगा कि जिस तरह से महागठबंधन अपनी गणित जो लगा रहा है वो एक औपचारिकता के तौर पर सारी चीज़ों को कर रहा है। कितना मजबूत होगा महागठबंधन ये भी देखना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और उसको नहीं लगता कि कहीं से भी खेला हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।